So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। और आज अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जुडिशरी। तो हम लोगों ने अपने इस चैप्टर में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत चीज़ें समझी हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई। आज हमें देखना है द जुडिशरी। लाइन बाय लाइन चलते हैं भाई साहब। द जुडिशरी, जुडिशरी हम लोग न्यायालय के रूप में जानते हैं, जो कि क्या करता है, न्याय देता है, जो कि अपना फाइनल वर्डिक्ट देता है। और इसने यदि अपना डिसीजन दे दिया तो उसके बाद फिर हम उसी को सच मानना हमें पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके का जुडिशरी कुछ सिस्टम होता है। आइए देखते हैं कि जुडिशरी में आखिर एनसीईआरटी में क्या लिखा है। Let us return one final time to the story of office memorandum that we started with. This time, let us not recall the story, but imagine how different the story could have been. कह रहे हैं कि जो जुडिशरी मतलब इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑफिस मेमोरेंडम की एक स्टोरी पढ़ी थी। इसमें 27% रिजर्वेशन दिया गया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। कह रहे हैं कि पूरी स्टोरी मत याद करो, बस इतना सोचो कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन ना करता तब क्या होता। रिमेंबर द स्टोरी केम टू अ satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो एक सेटिस्फैक्ट्री था, संतोषजनक था। उसके डिसीजन लेने के बाद फिर डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ, फिर सारा डिस्प्यूट खत्म हो गया, सभी शंका का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन इफ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कंट्री में हो ही ना तब क्या होगा भाई, डिस्प्यूट अराइज होते रहेंगे, लोग गवर्नमेंट का कहना ही नहीं मानेंगे और गवर्नमेंट और सिटीजन में क्या चलती रहेगी, लड़ाई झगड़ा चलती रहेगी। इवन इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कह रहे हैं मान लो सुप्रीम कोर्ट हमने दे दिया आपको, आपकी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि जो इस समय गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है, उसको जज कर सके, उसके कार्यों को जज कर सके। अगर उसके पास ऐसी पावर नहीं है तो भाई साहब सरकार की कठपुतली हो जाएगी हमारी सुप्रीम कोर्ट। सरकार जो कहेगी सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजन देगी। इवन इफ इट हैड द पावर इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट। मान लीजिए कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, गवर्नमेंट का कहना सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है, वो अपना फेयर तरीके से काम कर रही है, लेकिन अगर उसके सिटीजन सुप्रीम कोर्ट पर अपना ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते हैं, अपना भरोसा नहीं दिखा पाते हैं, तब क्या होगा। तब भाई साहब जब सिटीजन उसका कहना ही नहीं मानेगी, सुप्रीम कोर्ट का कहना ही नहीं मानेगी, तो उसके दिए हुए न्याय अन्याय से क्या लेना देना, वो मानेगी ही नहीं। Even if it gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept the judgment. कह रहे हैं कि मान लीजिए कि दो पक्ष है, अब सुप्रीम कोर्ट तो किसी एक का ही पक्ष लेगी, एक को ही सही साबित करेगी, दोनों सही साबित हो नहीं सकते हैं। कह रही है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित किया, अगर वो उस ऑर्डर को ना माने तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ, उसके डिसीजन कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का पावरफुल होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पावरफुल होना बहुत जरूरी है, वरना इन क्वेश्चन में पूरी तरीके से कंट्री क्या रहेगी, उलझी रहेगी, उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकेगा। दिस इज वाई
an independent and powerful judiciary is considered essential for democracy. इसलिए एक मजबूत जुडिशरी और इंडिपेंडेंट, किसी पर आश्रित ना हो, गवर्नमेंट पर आश्रित ना हो, ना ही पार्लियामेंट पर आश्रित हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही पावरफुल होना चाहिए जिससे कि वो एक फेयर वर्डिक्ट दे सके. All the courts at different levels, all the courts at different levels in a country put together are called the judiciary. जब सभी कोर्ट्स, जितनी भी कोर्ट्स हमारी हैं, लोकल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सबको एक साथ हम रख देते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है जुडिशरी. द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ a supreme court for the entire nation, high courts in the state, district courts and the courts at local level. कह रहे हैं लोकल लेवल पर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, वो पूरे के पूरे नेशन के लिए, पूरे देश के लिए है. India has an integrated judiciary. India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. ठीक है, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड होने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं उन सभी को मानना पड़ेगा. ये होता है इंटीग्रेटेड का मतलब. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना कोई डिसीजन दिया, अपील करता को नहीं पसंद आया तो उसने हाई कोर्ट में अपील किया कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कह रहा है, ये हमारी तरफ फेयर डिसीजन नहीं दे रहा है, ठीक है, हमें ये गलत साबित कर रहा है, जो कि हम सही हैं, पूर्णतः ईमानदार हैं. हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी उसको कह दिया नहीं तुम बेईमान. फिर उसने सुप्रीम कोर्ट पे गया, सुप्रीम कोर्ट ने सबूत इकट्ठा किए, चर्चा हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं आप क्या हैं, सही हैं, आप ईमानदार हैं. तो अब क्या होगा, अब जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया था, वो सब के सब अब गलत साबित हो जाएंगे. ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वोपरि होता है और उसे सभी लोगों को मानना होता है. इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. दो लोगों के बीच में कोई विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा. बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, किसी भी सिटीजन और उसकी गवर्नमेंट, सरकार से अगर कुछ खींचतान है तो उसको भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी. बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, मतलब सरकार के बीच में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है और बात कर लें राजस्थान की या फिर और किसी स्टेट की जहां पर दूसरी गवर्नमेंट है, तो उसके बीच में मान लो कुछ खींचतान है, कुछ लड़ाई झगड़ा है, तो उसको भी सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी. बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, मतलब स्टेट लेवल पर कोई सरकार है और सेंट्रल लेवल पर सरकार है कोई, उनके बीच में यदि मतभेद है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसको भी सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी. तो सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स के बीच में लड़ाई झगड़ा है उसको सॉल्व कराएगी, उस पर न्याय देगी. सिटीजन का गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक स्टेट से दूसरे गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा है, मतभेद है, कुछ क्या कहते हैं डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी. और गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है और यूनियन लेवल, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, उसके बीच में डिस्प्यूट है तो उसको भी सॉल्व करेगी, उस पर भी न्याय देगी हमारी जुडिशरी, हमारी सुप्रीम कोर्ट. It is the highest court of appeal in civil and criminal cases. It can hear appeals against the decisions of the high courts. ठीक है, ये क्या करती है, ये सबसे बड़ी कोर्ट है जहां पर सिविल और क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं. और ये हाई कोर्ट पर किसी को मान लीजिए किसी को क्या कहते हैं डिसीजन दिया गया है, किसी को वर्डिक्ट दिया गया है, तो उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है. Independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive. हम कई बार बोल चुके हैं कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट और पावरफुल होना जरूरी है. तो इंडिपेंडेंट, आजाद किससे होना है, तो आजाद उसको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से होना है.
मतलब ना ही पार्लियामेंट उस पर राज कर पाए, पार्लियामेंट का कहना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि उसको मानना ही है, और ना ही गवर्नमेंट का कहना। ठीक है, जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो किसी का कहना मानने के लिए बाध्य नहीं है, कंपल्सन उसके लिए नहीं है। द जजेस डू नॉट act on the direction of the governments or according to the wishes of the party in power। गवर्नमेंट का कहना या फिर पार्टी जो इस समय सत्ता में है, पावर में है, उसका कहना मानने के लिए कंपल्सन उसके लिए नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. India has achieved this। तो जितनी भी पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसके पास जुडिशरी सिस्टम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, जो कि ना लेजिस्लेचर के अंडर होता है ना ही गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा होता है, और उन्हें एडवाइस कौन देता है, तो प्राइम मिनिस्टर देते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस जो होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब होता है जो सबसे बड़े जज हों सुप्रीम कोर्ट में, उनको CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। जो भी सीनियर जजेस होते हैं हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, वही अपने चीफ को क्या करते हैं, चुनते हैं, उन्हीं के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट होता है। There is very little scope for interference by the political executive. The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice। कह रहे हैं ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें ये पार्टी या फिर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इन इलेक्शन में, मतलब इन अपॉइंटमेंट में होता है। ये फ्री एंड फेयर होता है, और जो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट में, जो जज सबसे ज्यादा सीनियर हो जाते हैं, सबसे पहले जिसकी अपॉइंटमेंट हुई रहती है, जो अच्छे खासे अब सीनियर हो चुके हैं, उन्हीं को चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश घोषित किया जाता है। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजिशन। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर जज का अपॉइंटमेंट हो गया है तो फिर उन्हें बर्खास्त कर पाना, उन्हें सेवा से निवृत्त कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट यदि एक बार अपनी पोस्ट होल्ड कर लिए तो फिर उन्हें हटा पाना 5 साल के लिए बहुत ही मुश्किल है। 5 साल में वो अच्छे से अपने ऑफिस में वर्क करेंगे। ठीक है, बहुत ही तगड़ा अपराध उन्होंने कर दिया है तब हट सकते हैं, वरना ऐसे नहीं। A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 members of the 2 houses of the parliament। पार्लियामेंट के 2 हाउस थे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत ने अगर ये कहा, मतलब लोकसभा का 2/3 मेजोरिटी और राज्यसभा का 2/3 मेजोरिटी, यदि ये कह रहा है कि हाँ प्रेसिडेंट ने गलत काम किया है, कुछ गलत किया है, तब उनका हटना होता है। तो उसी तरीके से जज भी होते हैं, जज का भी रिमूवल प्रोसेस सेम होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, लेकिन ये आज तक इंडियन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हुआ है। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं जुडिशरी, जो अपनी इंडिया की जुडिशरी है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बाकी कंट्रियों के अपेक्षा अपनी जो जुडिशरी है, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, वो काफी पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर रहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाले जो बदलाव हैं उन पर क्या करे, इंटरप्रेट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक बताया गया है।
कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेगा, ये नहीं कि कोई पार्टी आई पूरे के पूरे संविधान को ही बदल के रख दी। तो संविधान की रक्षा करने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यदि संविधान में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो उस पर ये अपना स्टैंड ले सकती है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ or of the legislature or the actions of the executive whether at the union level or at state level if they find such a law or action is against the constitution। कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ बना है, कोई भी एक्ट बना है जो कि इन जजेस को लग रहा है कि अरे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है उसके विपरीत जा रहा है, तो तुरंत क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस एक्ट को इनवैलिड घोषित कर देगी कि ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बनेगा, और उसका कहना फिर गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। थस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन और द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चैलेंज्ड बिफोर देम। तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी ये जुडिशरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज वैध है, क्या कानून वैध रहेगा, क्या एक्ट जो लाया जा रहा है अपने एग्जीक्यूटिव या फिर पार्लियामेंट से, लेजिस्लेचर से, वो वैध है कि नहीं वैध है, उसको करने का काम हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगी। दिस इज नोन एज अ जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ने या फिर एग्जीक्यूटिव ने कोई डिसीजन दिया है, कोई भी लॉ लाया है, तो उसको रिव्यू करने का अधिकार है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। तभी हम कह रहे हैं दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। जो भी एक्शन लिया गया है, जो भी लॉ लाया गया है, उसको रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिल करके किसी भी एक्ट को लॉ बना दिए कि आज से ऐसा होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूलभूत भावना जो है, जो फीलिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे अलग हो रहा है, उसे कॉन्सेप्ट से अलग हो रहा है, तो उसको तुरंत उसका रिव्यू करेगी, उसको जांचेगी, परखेगी। The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principle of the Constitution cannot be changed by the Parliament। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज कर पाए। ठीक है। The powers and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights। We shall see in the next chapter that the citizens have a right to approach the courts to seek remedy in case of any violation of their rights। In recent years, the courts have given several judgments and directives to protect public interest and human rights। कह रहे हैं कि जुडिशरी, इंडियन की जो जुडिशरी सिस्टम है, वो फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में तुम पढ़ चुके हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, कुछ अपनी बात रखने का अधिकार, ठीक है, कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी। तो ये सब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको सिक्योर करने का, इनको सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और जब भी हमारे इन अधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, तब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रख सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? रक्षक है, फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है। और लिखा है इन रिसेंट ईयर्स द कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए और मानव अधिकारों को सिक्योर करने के लिए अभी फिलहाल में कोर्ट्स ने काफी जजमेंट दिए हैं। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से यदि पब्लिक का इंटरेस्ट कम हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक उसे नहीं पसंद कर रही है, कुछ ऐसा एक्शन गवर्नमेंट कर रही है, दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
तो वो PIL के तहत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL के तहत सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकती है, जा सकती है। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट का काम नहीं कर रही है, इससे हमें ये नुकसान हो रहा है। The courts intervene to prevent the misuse of the government's power to make decision. The court intervene to prevent the misuse the government's power to make decision. They check malpractices on the part of public officials. That is why the judiciary enjoys a high level of confidence among the people. मतलब कि आम जनमानस को अगर कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी सरकार से, तो वो तुरंत जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसे न्याय दिलाता है उस सरकार के खिलाफ जाकर के। ठीक है, अगर वो पर्सन सही रहता है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जो जुडिशरी है, वो ही बहुत ही अच्छे से इंजॉय करता है अपना, जो पर्सन उस पर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, पर्सन जो उस पर भरोसा दिखाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से एंजॉय करता है अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी आज़ादी को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री जस्टिस JS खेहर एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद इन्हें शपथ दिला रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। तो इस तरीके से अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। अब तुम्हें काम क्या करना होगा, जरा जितना आज हम लोगों ने पढ़ाया है इसकी अच्छे से रीडिंग कर लेना भाई साहब, इच्छा करे तो, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देना सामने। ठीक है, तुम अपना फायदा नहीं सोच पा रहे हो, बहुत ही विचित्र बात है। और इसके बाद ये जो अलग आर्टिकल लिखे हैं जिसे हमने कवर नहीं किया है, इसको पढ़ लेना, एक्टिविटी जरा कर लेना अगर कुछ करने की इच्छा करे तो, और उसके बाद भाई साहब ये हैं, ये क्यों क्या पूछ रहे हैं इसको देख लेना, और चेक योर प्रोग्रेस में इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस तरीके से इतना ही काम तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा काम धाम है नहीं। वीडियो भी ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की बनेगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जुडिशरी का जो लास्ट टॉपिक था उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। रीडिंग कर लेना भाई, और कोई भी सेंटेंस यदि तुम्हें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको अंडरलाइन करके शाम को पहले पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।